हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिटेल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो यूनिट चल रही है बेटा, यूनिट 4, उसका हमारा टॉपिक चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा। तो बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा में जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे। आपको पता हो कि हम अनुनादी सर्किट भी पढ़ चुके हैं और श्रेणी अनुनादी सर्किट में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी थी, कैसे कि कोई सिग्नल हम रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों उसी तरीके का एक सर्किट हमने देखा था, एलसी ऑक्सीलेशन यानी एलसी दोलन। तो उन दोनों सर्किट को कंप्लीट करने के बाद अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल डिवाइस का मतलब है कि ऐसी जो जो हमारे पास युक्तियां हैं दैनिक जीवन में जो एसी पे काम करती हैं। तो उसमें बच्चों सबसे एक इम्पॉर्टेंट है जो हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देता है, वो है ट्रांसफार्मर। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आपको बोर्ड में एक जरूर आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों बहुत चीजें ध्यान वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका सिद्धांत बेटा। तो सिद्धांत करेंगे, फिर ट्रांसफार्मर की रचना कैसी होती है, क्योंकि इसकी रचना एक विशेष प्रकार की होती है और ये एक विशेष प्रकार की कार्यविधि पे काम करता है। ठीक है बच्चों, उस पर बात करेंगे। फिर बच्चों, किसी ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा की हानियां, क्योंकि कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है बच्चों की जो कंप्लीट ऊर्जा को ट्रांसफर करवा सके, कहीं ना कहीं ऊर्जा की हानियां होती हैं। तो इसमें हम बात करेंगे किसी ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की कौन कौन सी हानियां है। ये भी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से एक चीजों को पढ़ना। इसके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, लेकिन अभी पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन पढ़ो बेटा, ये भी लिखने के लिए आएगी। फिर ये कितने प्रकार का होता है और फिर इसके सिद्धांत पे आएंगे बेटा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं और टीचर भी इस बात को क्लियर नहीं करते कि ट्रांसफार्मर बेसिकली किस चीज के लिए बनाया गया। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली वोल्टेज की युक्ति है बेटा। ये वोल्टेज को कम ज्यादा करने के काम आती है। तो वोल्टेज को उच्च या निम्न करने की युक्ति को ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर आपको हाई वोल्टेज करनी है तो ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी, अगर निम्न वोल्टेज करनी है तो ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा। जैसे आपके घरों में जो वोल्टेज आती है वो 200 या 220 आती है, और जो पावर लाइन में वोल्टेज होती है 10,000 वोल्टेज होती है, तो वहां पे आप हाई को कम करते हैं, तो आपकी कॉलोनी के बाहर एक ट्रांसफार्मर रखा रहता है। तो इसी तरीके से बच्चों, दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। एक होता है उच्च ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा बेटा, और एक होता है अपचयी जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ये बेसिकली वोल्टेज की डिवाइस है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब बात यह आती है कि बेटा इसका सिद्धांत क्या है। तो इसके सिद्धांत के लिए मैं आपको एक पहले इसका डायग्राम दिखाऊंगा, उसके बाद आपको इसका सिद्धांत अपना आप समझ में आएगा सिद्धांत क्या है। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर में अगर आपको अभी गौर से देखें तो इसमें एक ऐसे लोहे का बीच में एक फ्रेम लगा होता है, इस प्रकार से। इस प्रकार से लोहे का फ्रेम होता है, जो मैं आपको अगर बनाना सिखाऊं तो ये ऐसे बनेगा, इस प्रकार। देख रहे हैं आप। तो अगर इसको आप बनाएंगे, ये बेटा बोर्ड के हिसाब से बना रहा हूं क्योंकि आपको अगर आएगा तो आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है। तो इसको मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह बनाना सिखाऊंगा। ये इस लोहे के फ्रेम को बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और इसको बोलते हैं एक तरीके से हम आयरन कोर। ठीक है बच्चों। अब इसकी जो बात हो गई है ये इस तरीके से, ये। ठीक है बच्चों। अब इसमें जो दूसरी चीज मैं आपको बनाना चाहता हूं वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं ये एक लोहे का फ्रेम है जो आपने कभी अपनी लाइफ में देखा होगा इस प्रकार से। तो इसमें बच्चों ये एक आयरन कोर है, लोहे का फ्रेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं लोहे की कोर, लोहे की कोर। तो बच्चों, रचना और सिद्धांत दोनों एक साथ मैं आपको बताने वाला हूं। सिद्धांत क्या है बेटा, आप देखना। इसमें एक इस प्रकार से हम एक क्या कहते हैं, कुंडली होती है जिसमें इस तरह से फेरे लगे होते हैं इस प्रकार से, और जिसमें यहां से जो भी एसी वोल्टेज हमें कन्वर्ट करनी होती है उसको हम यहाँ पे स्रोत को लगा लेते हैं, चाहे ये हाई है चाहे ये निम्न है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और जो बच्चों हमें वोल्टेज चाहिए होती है उसे यहाँ पे एक और कुंडली लगाते हैं बेटा हम यहाँ पे, और इस प्रकार से हम उसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस यानी लोड प्रतिरोध लग जाएगा बेटा इस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों, इस कुंडली को बोला जाता है प्राथमिक कुंडली।
P1 और इसको बोला जाता है सेकेंडरी कुंडली, या P1 की जरूरत है सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी कर दो। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल हो गई बेटा। और ये जो बच्चों आप आयरन फेर देख रहे हैं आयरन कोर, इसकी खास बात यह है बच्चों ये लैमिनेटेड होती है, लैमिनेटेड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हर चीज को समझाऊंगा लेकिन अभी पहले आप देख लो लैमिनेटेड, लैमिनेटेड, लैमिनेटेड। तो इस लैमिनेटेड का क्या मतलब है बेटा, इस बात को समझने की बहुत जरूरत है, इसमें भी आपको क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले बच्चों बात यह आती है कि हम इस फिगर को समझेंगे, उसका सिद्धांत समझेंगे, ठीक है। अब मैं आपको सिद्धांत समझाऊंगा और इसकी रचना भी अपना भी आपको समझ में आ जाएगी, ओके। तो बेटा अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करेगा। तो सिद्धांत आपको अपना आप ही पता चल जाएगा, पहले आप समझ लो बच्चों। जब इसमें कोई भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज एंटर करती है तो उसके एंटर करते इसमें एक फ्लक्स बनता है, विद्युत फ्लक्स पैदा होगा बच्चों। वो विद्युत फ्लक्स जो होगा वो इसमें भी लिंक होगा, जो कि फ्लक्स होगा लोहे का जो बीच में आयरन कोर है उस फ्लक्स को इसमें से पास करवाएगा, ठीक है बेटा। और वो जो फ्लक्स होगा इसमें बच्चों, उस फ्लक्स की वजह से इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, एक वोल्टेज पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वोल्टेज देंगे वो यहाँ पे हो जाएगी। अब आप कहेंगे चेंज कैसे हुई, चेंज का मतलब है कि सपोज यहाँ पे निम्न वोल्टेज आ रही है, ये निम्न वोल्टेज है, तो यहाँ पे हमें उच्च कैसे प्राप्त होगा, उच्च वोल्टेज कैसे प्राप्त होगी। तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि जो कुंडली हमने बनाई है उसकी फेरों की संख्या पर। अगर हमें निम्न वोल्टेज दिए तो यहाँ पे फेरों की संख्या कम होगी प्राइमरी में, और अगर हमें उच्च वोल्टेज चाहिए तो सेकेंडरी कॉइल में हमें फेरों की संख्या ज्यादा लेनी है, तो अपना वोल्टेज यहाँ पे हमें ज्यादा होकर मिलेगी, ठीक है बेटा। ये आपको मैं फॉर्मूले से भी समझाऊंगा लेकिन अभी आपको समझना है। तो बच्चों एक कुंडली में अगर वोल्टेज या धारा आती है और उसमें जो विद्युत फ्लक्स होता है उसकी वजह से दूसरी में अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, पहली में फ्लक्स चेंज होने की वजह से दूसरी में अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, तो बच्चों इस घटना को क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं इस घटना को कहते हैं बच्चों अन्योन्य प्रेरण। तो इसका मतलब बच्चों जो ट्रांसफार्मर का काम है वो है अन्योन्य प्रेरण पर काम करना, ये अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है, ठीक है बेटा। इसमें यहीं पे एक बात बता दूं बच्चों, ये डीसी पे काम नहीं कर सकता, डीसी पर कार्य नहीं करता, ये भी आपको समझनी है, डीसी पर कार्य नहीं करता, ये बहुत पूछा जाएगा आपसे, नहीं करता। तो ये से बच्चों एसी पे कार्य करता है, एसी पर, एसी पर कार्य करता है। अब बच्चों ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, डीसी की जो आवृत्ति होती है बेटा वो 0 होती है, और एसी की कोई ना कोई पर्टिकुलर आवृत्ति होगी, नियत आवृत्ति तो होगी, कोई ना कोई नियत आवृत्ति, कोई नियत मान होगा, कोई भी एक नियत मान जो हम करेंगे एक पर्टिकुलर मान पर, उसकी बात कर सकते हैं। नियत ना कहकर हम कह सकते हैं कि एफ का जो मान होगा एसी के लिए, एफ का मान हम निर्धारित होगा, कोई ना कोई निर्धारित हम कर सकते हैं कि कितना हमारा एफ का मान आ रहा है। तो एसी में बच्चों जो होता है एफ का मान निर्धारित होता है, डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगी बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब समझिए इस प्रकार से वोल्टेज जाएगी। तो अगर इस प्रकार से वोल्टेज जाएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स चेंज नहीं होगा और प्रेरित विभवांतर यहाँ पैदा नहीं होगा और अन्योन्य प्रेरण नहीं हो पाएगा। तो डीसी पे कार्य नहीं करेगा, सिर्फ एसी पे कार्य करेगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स हमें परिवर्तित चाहिए, ये आप पढ़ चुके हैं बहुत पहले, ठीक है बेटा। तो ये आपको सिद्धांत से रिलेटेड सारी बातें पता चल गई हैं, ये सब चीज आप लिख सकते हैं। तो डीसी पे कार्य नहीं करता, सिर्फ एसी पे कार्य करता है। अब बच्चों कुछ बात होती है जो हम बात करते हैं रचना में कि इसको लैमिनेटेड क्यों किया गया, ये भी रचना के अंदर ही हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों लैमिनेटेड का यहाँ पे मतलब क्या है, लैमिनेटेड का मतलब है जो लोहे की कोर रखी गई है उसे पतले पतले भाग में डिवाइड किया गया है। आप कभी असली में देखें तो ट्रांसफार्मर का जो एरिया होता है वो पतली पतली लोहे की शीट में कटा होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जब इसमें हम देखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स लगातार कम ज्यादा हो रहा है, तो ये लोहे का फ्रेम है और लोहे के फ्रेम में बच्चों हमें जो मिलेंगी वो भंवर धाराएं मिलेंगी, इसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाएंगी, भंवर धाराएं, और उन्हें बोलते हैं बेटा एडी करंट्स, एडी करंट्स। तो बेटा वो जो भंवर धारा उत्पन्न हो जाएंगी वो जब इसमें उत्पन्न होंगी तो इसमें वो ऊष्मा उत्पन्न करेंगी और उससे आपका जो आयरन कोर है धीरे धीरे एक टाइम के बाद पिघलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगी। और भंवर धारा को बच्चों हम रोक नहीं सकते क्योंकि भंवर धारा उत्पन्न होंगी। तो इसको कम करने के लिए हम एक काम करते हैं, जो एरिया होता है उसको कम कर देते हैं, यानी एरिया
जो क्षेत्रफल होता है ना बेटा, क्षेत्रफल, उसे कम कर दो। आप कहेंगे इसे कम करने से क्या होगा, तो हम जानते हैं बच्चों प्रतिरोध बराबर होता है 1/A। तो बच्चों अगर हम एरिया कम कर देंगे तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा इस आयरन कोर का। इससे क्या फायदा होगा बच्चों, प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो आप जानते हैं जो आई होता है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो अगर बच्चों प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो इसमें भंवर धाराएं मतलब प्रवाहित नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आर ज्यादा हो गया, धारा कम होगी तो वो उत्पन्न तो होंगी पर प्रवाहित नहीं हो पाएंगी और अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी, वो ऊष्मा उत्पन्न नहीं करेंगी और ट्रांसफार्मर हमारा काफी हद तक बच जाएगा। तो ये लैमिनेटेड का ये काम होता है बेटा। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए कि लैमिनेटेड क्यों होता है, ये सारी चीजें। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं कार्य विधि पे कैसे काम करता है। कार्य विधि किस तरीके से है, अन्योन्य प्रेरण पे तो है, पर कार्य विधि किस प्रकार है, ठीक है बच्चों। तो बेटा अब बात करते हैं कार्य विधि पे, कार्य विधि कैसे है हम इसको बताएंगे। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या, उस पर ध्यान देना। तो बच्चों प्राथमिक कुंडली में जो भी फेरे किए जाते हैं उसकी कुल संख्या को बच्चों एनपी से हम दर्शाते हैं, और जो द्वितीय कुंडली में बच्चों फेरों की संख्या होती है एनएस से दिखाते हैं। बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी कार्य विधि में हम एक सिद्धांत यूज करते हैं, इसमें एक और मतलब कार्य विधि वाला सिद्धांत है जिसे हम कह सकते हैं बच्चों कि दोनों कुंडली में फेरों की संख्या अलग अलग हो सकती है। इसे ध्यान देना बेटा, दोनों कुंडली में फेरों की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन दोनों कुंडली के प्रति एकांक फेरों में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल समान होता है। इस बात को ध्यान देना बेटा, दोनों फेरों के प्रति एकांक फेरे में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल समान होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर ईपी प्राथमिक कुंडली में कुल विद्युत वाहक बल है, ईएस सेकेंडरी कुंडली में कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और एनपी और एनएस कुल फेरों की संख्या है प्राइमरी में सेकेंडरी में। तो ईपी अगर बच्चों हम ये कहें एकांक फेरे में प्रेरित विद्युत वाहक बल है प्राथमिक कुंडली में, तो होगा ईपी अपॉन एनपी, कुल फेरों की संख्या से डिवाइड कर दो। और ईएस होगा बच्चों सेकेंडरी द्वितीय कुंडली में कुल विद्युत वाहक बल बच्चों कुल फेरों की संख्या, और बच्चों दोनों बराबर होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ईपी और ईएस अगर दोनों बराबर हो जाएं तो बच्चों आपको इससे मिलेगा ईपी अपॉन एनपी, ईएस अपॉन एनएस। ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि आपको इसमें से क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए बच्चों सेकेंडरी कॉइल पे जो भी वोल्टेज आपको मिलेगी उसका फॉर्मूला। तो इससे अगर आप देखें बच्चों सेकेंडरी वोल्टेज पे जो आपको मिलेगी वो होगा ईएस बराबर, तो बच्चों एनएस इधर आ जाएगा तो एनएस अपॉन एनपी, ये बच्चों एक साथ ही लिखा जाना है ध्यान रखना, और ईपी इधर आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये बच्चों कार्य विधि के जो हम जिस कार्य विधि को हम यूज करते हैं उससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको न्यूमेरिकल भी आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसमें आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म देख रहे हैं वो है एनएस अपॉन एनपी, तो इसको थोड़ा सा गौर से देखिए बेटा, एनएस अपॉन एनपी, ये बच्चों एक ऐसी टर्म है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हमें फेरों की संख्या कितनी रखनी है। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, चूंकि ईपी तो एक निर्धारित होगी एसी फ्रीक्वेंसी, एसी की जो भी वोल्टेज है जो आपको प्राथमिक कुंडली मिल रही है, अब द्वितीय पे आपको बढ़ाना है कि घटाना है, इसका क्या काम कैसे होगा। तो बच्चों अगर आपको उच्च वोल्टेज चाहिए, उच्च वोल्टेज जिसे हम कह सकते हैं उच्च ट्रांसफार्मर, अगर आपको उच्च ट्रांसफार्मर बनाना है तो एनएस बच्चों आपको उच्च चाहिए तो एनएस ज्यादा रखे जाएंगे, इस तरीके से एनएस एनपी से ज्यादा रखे जाएंगे, ठीक है बेटा। बच्चों इसमें मैं एक बात बता दूं, ज्यादा फेरों की संख्या कम फेरों की संख्या तो अलग अलग है, लेकिन जो मेटेरियल यूज करते हैं दोनों कुंडली में जो फेरे होते हैं प्रति एकांक लंबाई में वो सेम होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर बच्चों निम्न वोल्टेज बनानी हो, निम्न आपको अपचे ट्रांसफार्मर बनाना निम्न वोल्टेज वाला, तो बच्चों निम्न वोल्टेज के लिए एनएस जो होगा बच्चों लेस देन रखा जाएगा एनपी के, ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से। तो मैंने आपसे कहा था कि ये इस बात पर डिपेंड करेंगे कि हमें उच्च वोल्टेज चाहिए कि निम्न वोल्टेज चाहिए, तो किसमें फेरों की संख्या ज्यादा रखनी है, ये आपको समझ में आ गया। तो बच्चों उच्च वोल्टेज में एनएस ग्रेटर देन एनपी, ये भी आपसे पूछा जाएगा, बड़ा ये बच्चों सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं इस प्रकार से। और बच्चों निम्न वोल्टेज बनाने में एनएस लेस देन एनपी, हमेशा सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स कम रखे जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस प्रकार से पूरी कार्यविधि हो गई है। अब बात करते हैं बच्चों कि हम इसके कुछ और भी पैरामीटर पे, क्योंकि वोल्टेज है तो करंट भी होगी, करंट है तो पावर भी होगी, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से इसकी और पैरामीटर पे भी हम बात करेंगे।
अब बच्चों कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, जैसे द्वितीय कुंडली में धारा कैसी होगी बच्चों, सामर्थ्य कैसी होगी, और बच्चों पूरे ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसी होगी, दक्षता कैसे निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करें धारा पे, हम लोग धारा पे, तो द्वितीय कुंडली में अगर बच्चों हम धारा पे बात करेंगे तो आप गौर से देखिएगा, हम कह सकते हैं द्वितीय कुंडली में धारा होगी IS, और धारा क्या होती है बच्चों, वोल्टेज इनटू प्रतिरोध, क्या होती है आप देख सकते हैं V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू आ जाएगा V अपॉन R, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं I आ जाएगी ES द्वितीय कुंडली में, और जो प्रतिरोध होगा वो बच्चों कितना होगा कुंडली का, वो हम कह देंगे R, इस प्रकार से। देख रहे हैं आप लोग। दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं बच्चों, IP, तो IP हम क्या कह सकते हैं, IP हम कह सकते हैं EP, जो भी वोल्टेज हमारी होगी, और जो प्राथमिक कुंडली का हमारे पास क्या होगा, प्रतिरोध होगा, इस प्रकार। देख रहे हैं बेटा आप लोग। अब बच्चों अगर हम थोड़ी देर के लिए इन्हें डिवाइड कर दें इस प्रकार से, तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप बहुत आराम से देख सकते हैं बच्चों कि जो IS अपॉन IP हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ये आप गौर से देखें बेटा। IS अपॉन IP हमारे पास हो जाएगी, अगर आप देखें तो ES अपॉन EP, इस प्रकार से हो जाएगी। और बच्चों अगर हम एक बात मान के ले कि सेकेंडरी कॉइल का जो प्रतिरोध है, ठीक है ना बेटा, वो जो एकांक लंबाई का तो सेम होगा, लेकिन फेरों की संख्या अलग अलग होगी। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए RS बोल दूं और इसे RP बोल दूं, तो ये हो जाएगा बच्चों, RP तो ऊपर जाएगा और RS नीचे आएगा, इस प्रकार। ठीक है बेटा, अब मैं आपको इसको और ध्यान से समझाता हूं कि इसको हम आगे किस प्रकार से फॉर्मूले को और सिंपल कर सकते हैं बच्चों। तो इसको अगर हम यहीं पे छोड़े थोड़ी देर के लिए और दूसरा एक फॉर्मूला और चेक करें, तो हो सकता है कि हमें उसमें प्रतिरोध की भी जरूरत ना पड़े। तो अगर प्रतिरोध है हमारे पास गिवन है तो हम इससे से निकाल सकते हैं दोनों करंट का अनुपात, और अगर बच्चों प्रतिरोध नहीं है तो हम वोल्टेज और जो वोल्टेज की हेल्प से भी करंट का अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे, तो बच्चों आप एक चीज देखिए, सामर्थ्य, सामर्थ्य हमारे पास कितनी होगी बच्चों, दोनों कुंडली होगी। तो बच्चों सामर्थ्य का फॉर्मूला तो आपको पता ही होता है, सामर्थ्य बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो बच्चों अगर प्राथमिक कुंडली में इसे मैं ले लूं EP इंटू IP, और द्वितीय कुंडली में ले लूं बेटा ES और IS, तो ये आप देखो कि हमारे पास, हमें तो सेकंड कुंडली पे करंट देखनी है, तो IS कितना आ जाएगा बेटा अपॉन IP, और ये आ जाएगा बच्चों EP अपॉन ES, इस तरीके से। और आप देखते हैं EP अपॉन ES कितना होगा, आप ये देख सकते हैं। तो हमने पढ़ा था जो ES अपॉन EP होता है बच्चों, तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा NP अपॉन NS। तो बच्चों IS यहां से कितनी हो गई, IS हो गई NP अपॉन NS इंटू IP। बच्चों गौर से देखो जरा एक चीज, अगर हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो करंट में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वोल्टेज आपको पता है उच्च वोल्टेज के लिए NS ग्रेटर देन NP होते हैं, उच्च वोल्टेज के लिए बेटा, उच्च वोल्टेज। तो इस फॉर्मूले से गौर देखो बच्चों, अगर NS ज्यादा हो जाएगा तो नीचे की डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, तो ये वैल्यू बच्चों कम हो जाएगी और IS हमें कम मिलेगी, IS लेस देन IP। यानी हम कह सकते हैं आपको उच्च वोल्टेज चाहिए तो आपको द्वितीय कुंडली पे करंट कम मिलेगी। आप देख रहे हैं इस प्रकार से बेटा, तो ये आपको पता चल गया। और बच्चों अगर NS लेस देन NP हो जाए, NS लेस देन NP, इसे हम कहते हैं बेटा निम्न वोल्टेज। अगर आपको निम्न वोल्टेज चाहिए, निम्न वोल्टेज, तो निम्न वोल्टेज पे आप देखो बच्चों आपको NP ज्यादा होने चाहिए, और NP ज्यादा होगा तो ये वैल्यू ज्यादा होगी और IS पे करंट ज्यादा मिलेगी। तो बच्चों को निम्न वोल्टेज में सेकेंडरी कॉइल पे चाहिए तो वहां पे हमें IS ज्यादा मिल जाती है, इस प्रकार। तो हम कह सकते हैं बच्चों अधिक वोल्टेज पे हमें कम करंट मिलेगी और कम वोल्टेज पे अधिक करंट मिलेगी। लेकिन फिर बता दो बच्चों, ट्रांसफार्मर वोल्टेज डिवाइस है, वोल्टेज को कन्वर्ट करने के ध्यान में रख के बनाया गया, ना कि करंट को रख के। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ जाती है बात। अब बच्चों इसमें मैं आपको समझाता हूँ, इसका जो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है वो आता है बच्चों इसकी दक्षता। तो दक्षता हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम दक्षता की बात करेंगे बेटा। दक्षता होती है बच्चों ट्रांसफार्मर की दक्षता, आप देखें गौर से, दक्षता, दक्षता का मतलब होता है बच्चों एफिशिएंसी, इसे ईटा से रेफर किया गया। तो बच्चों ना तो हमें सिर्फ वोल्टेज चाहिए होती है ना सिर्फ करंट चाहिए, तो हमें दोनों एक साथ चाहिए, तो हम कहेंगे सामर्थ्य, पावर। तो हम कहेंगे जितनी पावर बच्चों हमें आउटपुट पे मिली, यानी निर्गत पावर, निर्गत,
या अगर इसको हम ऐसे ही बोल दें बेटा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, निर्गत का मतलब आउटपुट पावर, ये पावर आउटपुट हो गई बेटा जो हमें बाहर मिलेगी, और बच्चों एक हो गया हमारे पास इनपुट पावर जो हम दे रहे हैं प्राइमरी कॉइल में, इस प्रकार से। तो बच्चों ये कितना हो गया, पावर आपको पता ही है ES जो बाहर हमें मिलेगी IS अपॉन EP इंटू IP, और बच्चों इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से, क्योंकि पावर हमेशा परसेंटेज में आएगी, इस प्रकार से। और बच्चों ये आप देख ही रहे हैं ES अपॉन EP कितना हो जाएगा, NS अपॉन NP, और ये हो जाएगा बच्चों IS अपॉन IP, इस प्रकार से, और ये हो जाएगा बेटा 100। तो इस प्रकार से बेटा पावर हम दक्षता भी निकाल सकते हैं ट्रांसफार्मर की, तो इस पे हम न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको, तो ये आपकी दक्षता का हो जाएगा। तो बच्चों ये सारा जो भी हुआ हमारा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सारा काम हो गया है बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% तो नहीं हो सकती, इसमें कोई ना कोई एनर्जी लॉस होगी, तो कैसे कैसे कौन कौन सी ऊर्जा लॉस होती है बेटा उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब बात आती है कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी ऊर्जा की हानि किस तरीके से होती है। तो बच्चों सबसे पहले एक होता है कॉपर लॉस, ठीक है बेटा। कॉपर लॉस का क्या मतलब है बच्चों, ये आप जानते हैं ट्रांसफार्मर में जो कुंडली बनाई जाती है वो सामान्य तारों की होती है बेटा, सामान्य तार, सामान्य तार। तो बच्चों उन तारों का जो एक गुण है वो होगा प्रतिरोध, तो बच्चों उनके अंदर प्रतिरोध होगा। तो जब बच्चों वोल्टेज या धारा उनमें प्रवाहित होती है तो वो हीट प्रोड्यूस करती है, और आप जानते हैं H बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है I²RT। तो बच्चों वो हीट प्रोड्यूस करेंगे जिससे तापर की तार जो है धीरे धीरे गलनी शुरू हो जाती है, और कई बार आपने देखा एकदम ट्रांसफार्मर की आवाज आती है, फूक जाता है वो, इस तरीके से। तो बच्चों ये कॉपर लॉस है जो आपको समझना है किस वजह से होता है, ये प्रतिरोध की वजह से होता है। तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों, तो आप प्रतिरोध जो होगा उसको आप कम कर दो। तो यहाँ पे कॉपर का जो हम करते हैं R∝1/A, तो हम बच्चों मोटी तारें लेते हैं, इसलिए आपको याद रखना, आपसे पूछी जाए तो आप मोटी तार लेंगे, और मोटी तार लेंगे तो R कम हो जाएगा, मोटी तारें। तो बच्चों कुंडली जो बनाई जाती है वो मोटे तारों की बनाई जाती है जिससे प्रतिरोध कम हो जाए, जीरो तो आप नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है, तो जिससे धारा को कोई दिक्कत ना है। अब बात ये आती है बच्चों और किस तरीके का लॉस हो सकता है, और हो सकता है बच्चों फ्लक्स लॉस। ये बड़ा समझने वाला है, इसको आपको मैं सही से समझाता हूं बच्चों। नॉर्मली में जो कपलिंग करते हैं वो इस तरीके से होती है ट्रांसफार्मर में, इस तरीके से, ऐसे। ये एक कुंडली हो गई हमारे पास, सपोज से प्राथमिक कुंडली बोल रहे हो आप, और एक कुंडली बच्चों इस तरीके से होती है, इस तरीके से। ये अधिकतम आप कह सकते हैं अधिकतम अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण है, यहां पे अधिकतम हमें अन्योन्य प्रेरण मिलेगा बच्चों, अधिकतम अन्योन्य प्रेरण। लेकिन बेटा प्रॉब्लम ये है कि इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत जो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स है वो बाहर ही रह जाता है, वो दोनों के अंदर नहीं जाएगा। आप देखें अगर कुछ चुंबकीय फ्लक्स बाहर रह गया जो दोनों के अंदर नहीं, क्योंकि हमें वो चुंबकीय फ्लक्स चाहिए जो दोनों कुंडली के अंदर आ रहा हो, इस प्रकार से। तो एक चुंबकीय फ्लक्स ऐसा हो सकता है जो बड़ी वाली में तो आ रहा है पर छोटी वाली में आ ही नहीं रहा, तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स लीक हो रहा है, कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स लीक हो गया यानी बाहर रह गया, तो कपलिंग में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और हमारी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। दूसरा बच्चों आयरन लॉस। आयरन लॉस का मतलब सबसे पहला उदाहरण है बच्चों भंवर धारा, भंवर धारा। तो बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भंवर धारा को आप रोक नहीं सकते, ये उत्पन्न होंगी, लेकिन इनको कम करा जाए, मैंने बताया था लैमिनेटेड शीट से आयरन कोर की, लेकिन उसके बावजूद भी उत्पन्न होती है। तो जब ये हीट प्रोड्यूस करती है तो आयरन हमारा धीरे धीरे आयरन कोर पिघलने लगती है, और जब पिघलनी है तो जो वो पिघलेगा तो दोनों कुंडलियों के तार आपस में टच हो सकते हैं और एकदम स्पार्क या बहुत तेज आवाज आ सकती है। तो इस प्रकार से आयरन लॉस हो गया। एक और होता है बच्चों इसमें आयरन लॉस में हम कह सकते हैं शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि। तो बच्चों आपको ये पता है, मैंने आपको समझाया था, एक होता है शैथिल्य हानि हिस्टेरिसिस का। तो जब कोई भी पदार्थ, हमने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा था, जब चुंबकीय विचुंबक होता है तो पूर्णतः विचुंबक नहीं हो पाता। जब विचुंबक नहीं हो पाता तो थोड़ी बहुत ऊर्जा उसमें भी वेस्ट हो जाती है, आपने पढ़ा था, इसमें तो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। तो ये शैथिल्य हानि की वजह से बच्चों वो भी ऊर्जा हमारी लॉस हो रही है, ठीक है बच्चों। क्योंकि आयरन एक बहुत अच्छा चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन फिर भी कमी तो इसके अंदर भी है, ये चुंबक हो जाता है, चुंबक को तो प्राप्त कर लेता है पर विचुंबक प्राप्त नहीं कर पाता, ठीक है ना बेटा। इस प्रकार से इसमें भी लॉस होता है। तो इस प्रकार से सारे लॉसेज हैं, जब आप इसे आराम से लिखेंगे तो आप लिख पाएंगे बुक से देख के। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है टोटल, ठीक है बेटा। तो कपलिंग में भी कमी रह जाती है। तो आज के लिए बेटा ट्रांसफार्मर हमारा पूरा हो गया, आगे मैं आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।